इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे दस्तावेज दबे होते हैं जो अगर समय पर लागू हो जाते तो शायद आज हमारे देश की तकदीर कुछ और होती। आज हम डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 2 का स्लाइड बाय स्लाइड विश्लेषण करेंगे। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि 1919 से लेकर 1947 तक यानी आज़ादी से पहले की 30 सालों का वह ब्लूप्रिंट है जो बाबा साहब ने भारत के लिए तैयार किया था। इसमें राजनीति है, अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र भी है। अगर आप एक गंभीर छात्र हैं या भारत को गहराई से समझना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहें। हम एक एक स्लाइड को डिकोड करेंगे। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। आइए नजर डालते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। यहाँ साल है 1919। अंग्रेज सरकार भारत में सुधार लाने के लिए साउथ बरो कमेटी के जरिए राय ले रही थी। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और शोषितों के लिए एक महत्वपूर्ण मांग रखी थी। स्लाइड में देखिए, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इस शब्द का वजन समझिए। उस समय कई नेता कहते थे कि दलितों को कोई सवर्ण नेता रिप्रेजेंट कर सकता है या उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार में केवल विचारों का नहीं, व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात थी। उनका कहना था कि जिसका दर्द है उसी को संसद में बोलने का हक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लोकप्रिय सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट, तभी बन सकती है जब वह जनता की सरकार हो। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी का डेटा देकर यह भी साबित किया कि भले ही दलित समाज में शिक्षा कम, लेकिन उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ है, इसीलिए उन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब चलते हैं स्लाइड 3 पर। इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1939। अंग्रेज 1935 का एक्ट ला चुके थे और भारत को एक फेडरेशन संघ बनाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब ने पूरे के गोखले हाल में भाषण देते हुए इसका विरोध किया, क्योंकि स्लाइड में देखिए, दिए गए कारणों को देखिए। देसी रियासतों का प्रभुत्व, इस संघ में राजा महाराजाओं को बहुत पावर दी जा रही थी। बाबा साहब ने पूछा कि एक तरफ ब्रिटिश इंडिया है जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र है और दूसरी तरफ रियासतें हैं जहां तानाशाही है, ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं। उनका मानना था कि राजा हमेशा अंग्रेजों का साथ देंगे, जिससे भारत में कभी भी जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं बन पाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि यह ढांचा भारत की आजादी को रोक देगा। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े कानून 1935 की कमियां पकड़ ली। अब हम वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। स्लाइड 4। साल 1945। भारत आजादी के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सत्ता किसके हाथ में होगी, यह बाबा साहब ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत में बहुमत का मतलब यूरोप जैसा नहीं है। यूरोप में बहुमत राजनीतिक होता है। आज लेबर पार्टी जीती, कल कंजर्वेटिव जीत सकती है, लेकिन भारत में बहुमत सांप्रदायिक है। यहाँ धर्म के आधार पर गुट बने जो बदलते नहीं हैं। एक सांप्रदायिक बहुमत हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम आंख मूंद कर मेजॉरिटी रूल लागू नहीं कर सकते।
स्लाइड के नीचे देखिए उन्होंने समाधान क्या दिया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका में सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान में ही तय कर देना चाहिए ताकि कोई एक धर्म दूसरे को दबा न सके। यह विचार बताता है कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित थे। अब आते हैं स्लाइड 5 पर। 1947 में संविधान सभा बन चुकी थी। बाबा साहब ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसे स्टेट एंड माइनॉरिटी कहते हैं। इसे उनका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने 3 तरह की सुरक्षा की मांग की। पहला, सामाजिक सुरक्षा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून काफी नहीं है, सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए। गांव में हुक्का पानी बंद करना एक जुर्म होना चाहिए। दूसरा, प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। तीसरा, विशेष अधिकार। एक ऐसा स्वतंत्र अधिकारी जो यह देखे कि संविधान में लिखे अधिकार सच में लोगों को मिल रहे हैं या नहीं। यह स्लाइड बताती है कि वो सिर्फ कागजी आजादी नहीं बल्कि असली आजादी चाहते थे। स्लाइड 6 को ध्यान से देखिए। यहाँ बाबा साहब का आर्थिक मॉडल है। अक्सर हम उन्हें सिर्फ आरक्षण से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए वो क्या मांग रहे थे। राजकीय समाजवाद। उनके 3 बड़े सुझाव थे जो अगर मान लिए जाते तो भारत की तस्वीर बदल जाती। पहला, कृषि का राष्ट्रीयकरण। जमीन किसी जमींदार की नहीं बल्कि सरकार की होगी। दूसरा, सामूहिक खेती। गांव के लोग चाहे वो किसी भी जाति के हो एक साथ मिलकर खेती करेंगे और उपज बांटेंगे। इससे जातिवाद की जड़ यानी जमीन का मालिकाना हक खत्म हो जाता। तीसरा, उद्योग और बीमा। देश के बड़े उद्योगों और इंश्योरेंस सेक्टर पर सिर्फ सरकार का हक होना चाहिए, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं। वो चाहते थे कि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई खत्म हो जाए और सबसे बड़ी बात, वो चाहते थे कि यह बात संविधान में लिख दी जाए ताकि कोई भी सरकार इसे बदल ना सके। अब स्लाइड 7 पर एक नजर डालें। यह आज के किसान आंदोलन और कृषि संकट के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। भारत में छोटी जोतों की समस्या। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा। लोग कहते थे कि खेत छोटे हैं इसीलिए पैदावार कम। बाबा साहब ने कहा नहीं, असली समस्या है कृषि पर अतिरिक्त बोझ। जिस खेत में 2 लोगों का काम है वहाँ परिवार के 10 लोग लगे। तो समाधान क्या है? स्लाइड के दाईं तरफ देखिए, औद्योगिकीकरण। उन्होंने साफ कहा कि खेतों का इलाज खेत में नहीं बल्कि फैक्ट्री में। जब तक हम शहरों में उद्योग नहीं लगाएंगे और गांव से लोगों को निकाल कर वहां नौकरी नहीं देंगे, तब तक खेतें कभी फायदे का सौदा नहीं बनेगी। पूंजी तभी बनेगी जब लोग खेतों से बाहर निकलेंगे। अंत में स्लाइड 8 पर हम उनके दार्शनिक रूप को देखते हैं। बर्ट्रेड रसेल की किताब की समीक्षा करते हुए उन्होंने युद्ध और संपत्ति पर अपने विचार रखे। उन्होंने माना कि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही दुनिया में शक्ति और शोषण का मुख्य कारण है। उनका निष्कर्ष था कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ मशीनें या कानून काफी नहीं है, हमें इंसान का दिमाग बदलना होगा। नैतिक परिवर्तन के बिना कोई भी समाज सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, यह था डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का स्लाइड बाय स्लाइड विश्लेषण। स्लाइड 9 पर आप इसका पूरा निचोड़ देख सकते हैं। 1919 में उन्होंने वोट मांगा। 1945 में सांप्रदायिक बहुमत के खिलाफ चेतावनी दी और 1947 में स्टेट सोशलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता दिखाया। यह विजन था एक आधुनिक भारत का।
उम्मीद है इस वीडियो ने आपको बाबा साहब को एक नए नज़रिए से समझने में मदद की होगी। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।